हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी द बैड बैच। ये एक डिफरेंट कैनिबल मूवी है जिसके लीड में आपको जेसन मोमोआ, कियानो रीव्स और एक सरप्राइज अपीयरेंस के साथ जिम कैरी भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि क्रिमिनल्स के लिए अब हमारी सोसाइटी में कोई भी जेल या प्रिजन नहीं है। जो कोई भी क्राइम करता है उसे एक रेगिस्तान जैसी जगह में सरवाइव करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस रेगिस्तान में 5000 से भी ज्यादा लोग हैं और सभी की आइडेंटिटी के लिए उनके ऊपर एक नंबर टैटू कर दिया जाता था। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसे 2 ऑफिसर्स यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। इस लड़की का नाम है आयरलिन। आयरलिन यहाँ से आगे बढ़ती है और एक बोर्ड पर यहाँ साफ साफ लिखा है कि आगे का इलाका कैनिबल्स का है। साथ ही यहाँ एक और चीज लिखी है कि ये सारा इलाका यूएसए के अंडर में नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए यूएसए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आयरलिन इस बोर्ड को बिना देखे ही यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद आयरलिन को एक अबेंडन कार नजर आती है तो वो उसमें रेस्ट करने के लिए कुछ देर रुक जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक गोल्फ कार में उसकी ओर बढ़ रहे थे। आयरलिन को यहाँ खतरा महसूस होता है और वो उनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो जल्दी ही पकड़ी जाती है। ये सभी लोग कैनिबल्स हैं जो आयरलिन को पकड़कर अपने साथ उनके एरिया में ले जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस रेगिस्तान में इंसानों ने अपने इलाके बांट रखे थे। जो नॉर्मल इंसान थे वो लोग अपने इलाके में रहते थे और जो कैनिबल्स थे वो अपने इलाके में। अगर कैनिबल्स इंसानों के इलाके में जाएंगे तो इंसान उन्हें मार देंगे और अगर गलती से भी इंसान कैनिबल्स के इलाके में चले गए तो वो उन्हें पकाकर खा जाएंगे। फिलहाल तो वो आयरलिन के साथ यही करने वाले हैं। यहाँ एक कैनिबल औरत आयरलिन को इंजेक्शन लगाती है जिसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। इसके बाद वो कैनिबल औरत आयरलिन का वो हाथ और उसका एक पैर भी काट देती है क्योंकि उन कैनिबल्स के लंच का टाइम भी हो चुका था। इसके बाद वो लोग आयरलिन को एक बेसमेंट जैसी जगह पर बांध देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आयरलिन की तरह ही काफी सारे और लोगों को भी उन कैनिबल्स ने उनके हाथ और पैर काट कर उन्हें बांध के रखा था, जिन्हें वो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। अब आयरलिन को यहाँ से निकलना था, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाती है और खुद को काफी ज्यादा गंदा कर लेती है। वो कैनिबल औरत आयरलिन को देख लेती है और उसे साफ करने के लिए वो एक जगह पर ले जाती है। यहाँ आयरलिन मौके का पूरा फायदा उठाती है और वो एक रॉड से उस कैनिबल औरत के सर पर वार कर देती है, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसीलिए आयरलिन उसके सर पर फिर से मारती है और उसका सर पूरी तरह से क्रश कर देती है। आयरलिन खुद को घसीटते हुए यहाँ से आगे बढ़ती है और उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसका बैग रखा था। यहाँ आयरलिन उन लोगों को देखती है जिन्हें कैनिबल्स ने बांध के रखा था। अब वो उनकी मदद तो करना चाहती है पर ऐसी हालत में अगर वो खुद ही यहाँ से बच के निकल पाएगी तो वही उसके लिए बहुत होगा। आयरलिन के पास एक स्केटबोर्ड था जिसकी मदद से वो यहाँ से निकलने लगती है, पर ना ही उसे ये पता था कि उसे कहाँ जाना है और उसकी हालत भी इतनी खराब थी कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इधर हम देखते हैं कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि जिम कैरी है। आयरलिन तो उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाती और वो यहीं बेहोश हो जाती है। वो आदमी आयरलिन को अपनी ट्रॉली में बैठाता है और यहाँ से आगे ले जाता है। ये आदमी ना तो कैनिबल था और ना ही ये इंसानों के बीच में रहा करता था। बेसिकली ये एक हर्मिट था जो सोसाइटी से दूर रहकर ही अपनी लाइफ अकेले जीना पसंद करते हैं। क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था इसीलिए उसे कैनिबल्स भी नहीं खाते, जिसकी वजह से वो इंसानों और कैनिबल्स के बीच भी सरवाइव कर लेता है। वो आदमी आयरलिन को कंफर्ट नाम की जगह पर लाता है जहाँ पर सारे नॉर्मल इंसान रहा करते थे। आयरलिन को यहाँ छोड़कर वो यहाँ से निकल जाता है। 5 महीने बीत जाते हैं और अब आयरलिन अपने आर्टिफिशियल पैर की मदद से ही अपनी जिंदगी जी रही है। यहाँ हम आसपास के लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने इस रेगिस्तान में ही एक अपना अलग शहर बना रखा था। आगे हम जेसन के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका मूवी में कोई भी नाम नहीं रखा गया है, इसीलिए हम सिंपली उसे जेसन बुलाएंगे। जेसन एक काफी अच्छा स्केच आर्टिस्ट है और वो फिलहाल अपनी बेटी की स्केच बना रहा है। जेसन की फैमिली में उसकी बेटी के साथ उसकी एक वाइफ भी है। स्केच बनाने के बाद जेसन यहाँ से बाहर जाता है जहाँ उसने एक लड़की को बांध के रखा था। डिनर करने के लिए जेसन उस लड़की को मार देता है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके ये लोग रात को डिनर में खाते हैं। अगले दिन हम आयरलिन को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रही थी कि उसकी पुरानी जिंदगी कितनी परफेक्ट थी जब उसके पास अपना खुद का हाथ और एक पैर भी था। आयरलिन यहाँ डिसाइड करती है कि उन कैनिबल्स ने जिन लोगों को वहाँ पर बांध के रखा है ये उन लोगों को वहाँ से फ्री करेगी और साथ ही उन कैनिबल्स से अपना बदला भी लेगी। आयरलिन अपने साथ एक गन लेती है और सीधा ही उन कैनिबल्स के इलाके में चली जाती है।
दूसरी तरफ हम जेसन की वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ गार्बेज एरिया में कुछ काम की चीजें ढूंढ रही थी। वो एक मिरर को देखती है जिसे लेने की चक्कर में उसका पैर इंजर्ड हो जाता है और इसी बीच वहां पर आइलीन भी पहुंच जाती है। आइलीन को पता चल जाता है कि वो दोनों कैनिबल्स हैं। वो उनसे बिना ज्यादा सवाल किए सीधा ही उस औरत को शूट कर देती है, लेकिन वो उस बच्ची को मारना नहीं चाहती, इसीलिए आइलीन उसे अपने साथ ले जाती है और उन दोनों को कंफर्ट की ओर जाते हुए देख लेता है हर्मिट। कंफर्ट में पहुंचने के बाद वो छोटी लड़की अपने साथ एक रैबिट को भी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और बेटी के लिए काफी ज्यादा परेशान था। शाम हो चुकी थी और अभी तक वो लोग नहीं लौटे, इसीलिए जेसन अपने स्कूटर से उन्हें ढूंढने जाता है। गार्बेज एरिया में जाने के बाद उसे अपनी वाइफ की लाश मिलती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जेसन को अपनी वाइफ के मरने से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, पर इससे ज्यादा परेशान है वो अपनी बेटी के लिए जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जेसन आसपास देखता है तो उसे वही हर्मिट नजर आता है। वो जाकर उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाकर उसे उसके बारे में पूछने लगता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिम कैरी की एक लौती मूवी है जिसमें उन्होंने एक भी डायलॉग नहीं बोला है। इसके बावजूद भी आपको पूरी मूवी में उनका ही कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आएगा। वो जेसन से इशारे में पूछता है कि ये स्केच किसने बनाया है, जिस पर जेसन उससे कहता है कि उसी ने बनाया है। यहाँ वो सबसे पहले जेसन से उसका एक स्केच बनाकर देने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसे बताएगा कि उसकी बेटी कहाँ है। यहाँ जेसन भी आराम से बैठ जाता है और उसका एक अच्छा सा स्केच बनाता है, जिसके बाद वो हर्मिट उसकी बेटी के स्केच पर लिखता है फाइंड कंफर्ट, यानी कि उसकी बेटी कंफर्ट में है। आगे हम देखते हैं कि आइलीन उस लड़की को लेकर रात को एक पार्टी में जाती है। इस पार्टी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ड्रीम है। ड्रीम का कैरेक्टर प्ले किया है कियानो रिव्स ने। ड्रीम एक ड्रग लॉर्ड है और उसी के साथ वो यहाँ का मेयर भी है, इसीलिए वो कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी है। पार्टी में आइलीन भी ड्रग्स लेती है, जिसके बाद वो उस लड़की से अलग हो जाती है। वो लड़की उस रैबिट से खेलते हुए ड्रीम तक पहुंच जाती है, जहां से ड्रीम उसे अपने साथ ले जाता है। आइलीन को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था और वो ड्रग्स के नशे में कंफर्ट से निकलकर कैनिबल्स के एरिया में पहुंच जाती है। जेसन भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए कंफर्ट ही जा रहा था और उसे रास्ते में आइलीन दिख जाती है। जब आइलीन को सुबह होश आता है तो उसके सामने जेसन था, जिसके हाथ में आइलीन का आर्टिफिशियल पैर था। जेसन आइलीन को भी उसकी बेटी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर आइलीन उससे झूठ बोलती है कि उसने उसे नहीं देखा। जेसन उससे कहता है कि वो तो कंफर्ट में नहीं जा सकता, इसीलिए उसके बजाय वहां पर आइलीन जाएगी। वो जेसन के लिए उसकी बेटी को वहां पर ढूंढेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी या कंफर्ट पहुंचने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाएगी तो जेसन किसी भी तरह आइलीन को ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। आइलीन उसकी बेटी को ढूंढने के लिए मान जाती है और वो दोनों कंफर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कैनिबल आदमी नजर आता है जो कि जेसन से आइलीन को उसे सौंपने के लिए बोल रहा था। बदले में वो जेसन को फ्यूल देगा और साथ ही वो उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो जेसन को मार देगा और उस लड़की को यहाँ से लेकर चला जाएगा। जेसन उसे बिना कुछ कहे आइलीन को उसके हवाले कर देता है। वो कैनिबल आदमी आइलीन को लेकर यहाँ से जा ही रहा था कि जेसन अपनी नाइफ से उस पर अटैक करके उसे मार देता है। जेसन ने उस आदमी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो आइलीन को ले जा रहा था, बल्कि उसने उस आदमी को इसीलिए मारा क्योंकि उस आदमी ने जेसन को चैलेंज किया था। लेकिन आइलीन ये सब कुछ देखकर जेसन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। जेसन उस आदमी का हाथ काटकर अपने साथ ले जाता है और उसी के स्कूटर पे ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर रेतीला तूफान आ जाता है और इससे बचने के लिए जेसन एक कपड़े से आइलीन को ढक देता है। ये देखकर आइलीन जेसन को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो लोग आराम करने के लिए गुफा में रुकते हैं। यहाँ आइलीन जेसन से पूछने लगती है कि वो बैड बैचेस में कैसे पहुंचा। जेसन बताता है कि वो इलीगली अमेरिका के अंदर पहुंच गया था, जिसके बाद अथॉरिटीज को ये पता लग गया और उसे यहाँ भिजवा दिया गया था। आइलीन जेसन से उसका आइडेंटिटी नंबर पूछती है, पर जेसन उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सीन में हम जेसन का आइडेंटिटी नंबर देख पाते हैं जो कि 88 है, यानी कि जेसन यहाँ पर काफी पहले से रह रहा था। अब आइलीन उसका नंबर देखने के बहाने उसके पास जाती है और उसका नाइफ लेकर उसे डराने लगती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी भी पहुंच जाता है जो जेसन को अपनी गन से शूट कर देता है। वो आदमी आइलीन को अपने साथ कंफर्ट चलने के लिए कह रहा था, लेकिन अब तक आइलीन कंफ्यूज हो चुकी थी कि क्या उसे जेसन के साथ ही रहना चाहिए या फिर वापस कंफर्ट जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार आइलीन जेसन को ऐसे ही छोड़कर उस आदमी के साथ कंफर्ट चली जाती है।
कंफर्ट पहुंचने के बाद आर्लिन को ये एहसास होता है कि जेसन कोई बुरा आदमी नहीं है। वो चाहता तो आर्लिन को मार भी सकता था, पर उसे सिर्फ उसकी बेटी को ढूंढना था, इसीलिए वो आर्लिन को अपने साथ यहाँ ला रहा था। आर्लिन डिसाइड करती है कि वो जेसन की हेल्प करेगी, इसीलिए वो सुबह होते ही उस गुफा तक पहुंच जाती है जहाँ पर जेसन मौजूद नहीं था। पर यहाँ पर उसे जेसन की स्केच बुक मिलती है। उस बुक को लेकर वो वापस कंफर्ट चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन वहां से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ा था और यहाँ उसे हर्मिट देख लेता है। हर्मिट जेसन का अच्छी तरह से ख्याल रखता है और वो एक पक्षी का शिकार कर कर जेसन को डिनर भी कराता है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हर्मिट भी यही सब खाकर जिंदा रहता है। इधर हम आर्लिन को देखते हैं जो कि जेसन की स्केच बुक से उसकी बेटी के स्केच के काफी सारे प्रिंट आउट निकाल कर वो बाकी लोगों से उसके बारे में पूछ रही थी, पर यहाँ उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने पर आर्लिन एक जगह पर थक कर बैठ जाती है और तभी उसे यहाँ पर वो लड़की नजर आती है जो कि कुछ औरतों के साथ थी और ये सारी औरतें ड्रीम के लिए ही काम करती है। ये देखकर आर्लिन समझ जाती है कि ड्रीम ने ही उस लड़की को अपने साथ रखा है। आर्लिन सीधा ही ड्रीम के घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर काफी सारी लड़कियां ड्रग्स बनाने का काम कर रही थी। आर्लिन भी ड्रीम से कहती है कि वो भी उसके लिए काम करना चाहती है, जिस पर ड्रीम मान जाता है और उसे फ्रेश अप होने के लिए वो एक रूम देता है। आर्लिन यहाँ वॉशरूम जाती है और यहाँ वो अपनी गन बाहर निकालती है जिसे उसने अपने आर्टिफिशियल पैर में छुपा के रखा था। बाहर निकलकर वो सभी को गन पॉइंट पर ले लेती है और ड्रीम से उस लड़की को उसके हवाले करने के लिए बोलती है। ड्रीम यहाँ उस लड़की को आर्लिन के साथ जाने देता है और आर्लिन उस लड़की को लेकर कैनिबल एरिया की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि उसे पता था कि जेसन उसे वहीं मिलेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद आर्लिन को जेसन भी मिल जाता है। आर्लिन उसकी बेटी को तो उसे दे देती है, लेकिन साथ ही वो जेसन से कहती है कि अब आर्लिन भी उनके साथ रहना चाहती है। इस पर जेसन उससे मना करता है क्योंकि बाकी कैनिबल्स उसे खा जाएंगे, लेकिन आर्लिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस जेसन के साथ रहना चाहती है। इसी बीच वो लड़की कहती है कि उसे भूख लगी है। तभी जेसन उस लड़की के रैबिट को अपने साथ ले जाता है जिसे मारकर वो तीनों ही खाने लगते हैं। इसका मतलब है कि जेसन अपनी आगे की जिंदगी आर्लिन और उसकी बेटी के साथ यहीं पर गुजारने वाला है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। सो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।